शहर की चकाचौंध से मीलों दूर एक छोटे से गांव में आर्यन और उसकी मां सावित्री का घर है। यह घर मिट्टी की दीवारों से बना है, जिसकी छत हर बारिश में जवाब दे जाती है। पिता की मृत्यु के बाद घर का चूल्हा जलना किसी चमत्कार से कम नहीं रहा। सावित्री हर सुबह सूरज उगने से पहले उठती है और जमींदार के खेतों में निकल जाती है। तपती धूप में घंटों काम करने के बाद जब वह शाम को घर लौटती है तो उसकी कमर सीधी नहीं हो पाती। उसके हाथों की उंगलियां काम के कारण सूज चुकी हैं और उन पर गहरे छाले पड़ गए हैं। रात के अंधेरे में जब वे दोनों भोजन के लिए बैठते हैं तो थाली में केवल एक रोटी होती है। सावित्री अपनी थाली से आधी रोटी तोड़कर आर्यन की थाली में रख देती है। वह कहती है, मेरा पेट भर गया है बेटा, तू पढ़ाई कर, तुझे ताकत की जरूरत है। आर्यन मां की आंखों में झांकता है, जहां भूख की थकान साफ दिखती है। वह चुपचाप रोटी उठाता है और निवाला मुंह में डालता है। सावित्री पानी पीकर अपनी भूख मिटाने की कोशिश करती है, जबकि आर्यन का हर निवाला उस त्याग को महसूस कर रहा है। आधी रात को मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मिट्टी की छत से पानी की बूंदें सीधे फर्श पर गिरने लगी। आर्यन हड़बड़ाकर उठा। उसने फटी हुई किताबों को समेटा और उन्हें प्लास्टिक की पन्नी में लपेटने लगा। छत से टपकता पानी उसकी किताबों को भिगो रहा था। वह पन्नी को कसकर बांधता है। तभी रसोई के अंधेरे कोने से उसे कुछ सुनाई देता है। वह अपनी नजर उधर घुमाता है। सावित्री वहां जमीन पर बैठी है। उसके सामने कोई थाली नहीं है। वह एक मिट्टी के बर्तन से पानी पी रही है। वह एक घूंट पानी पीती है, फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसका गला बार बार ऊपर नीचे हो रहा है। वह भूख को दबाने के लिए पानी का सहारा ले रही है। आर्यन की पकड़ पन्नी पर ढीली पड़ गई। आर्यन ने धीरे से अपने हाथ जमीन पर रखे और उन्हें मुट्ठी की तरह भींच लिया। उसने मां के पैरों के पास जाकर झुककर उन्हें छुआ। उसने मन ही मन खुद से कहा, यह गरीबी का चक्र आज यहीं खत्म होगा। अब उसके भीतर एक ऐसी आग जल रही थी। अगली सुबह से ही आर्यन का जीवन एक नई लय में ढल गया। उसने घर के एक कोने में एक छोटी सी डिबिया जला ली। मिट्टी के तेल की तीखी गंध और धुएं से उसकी आंखें जलती, लेकिन वह अपनी किताबों से नजर नहीं हटाता। जब तेल खत्म हो जाता तो वह चांदनी की रोशनी में पन्ने पलटता। कई बार महीने के अंत में फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते थे। आर्यन ने दोपहर का भोजन छोड़ना शुरू किया। वह स्कूल के नल पर जाकर पेट भर पानी पी लेता ताकि भूख का एहसास कम हो सके। उसके पेट में मरोड़ उठती, सिर चकराता, लेकिन वह अपनी फीस के पैसे बचाकर मास्टर जी के पास ले जाता। एक दिन परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए उसे बड़ी राशि की जरूरत थी। उसने अपने पास बची आखिरी कुछ कौड़ियां भी मेज पर रख दी। वह रात भर जागकर पढ़ता रहा। उसकी उंगलियां पन्नों को पलटते पलटते कांपने लगी। वह जानता था कि एक चूक उसके भविष्य को राख कर देगी। वह हर दिन अपनी सीमा को लांघ रहा था। कभी कभी वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता, फिर उठकर अपनी किताबों को संभालता। परिणाम वाले दिन गांव की गलियों में ढोल की थाप गूंज उठी। आर्यन का नाम सरकारी सूची में सबसे ऊपर था। जो लोग कल तक उनकी झोपड़ी के पास से गुजरते हुए मुंह फेर लेते थे, आज वे घर के बाहर कतार में खड़े थे। आर्यन ने अपनी पहली सरकारी सैलरी की गड्डी अपनी जेब में रखी और बाजार गया। उसने एक रेशमी साड़ी खरीदी और तेज कदमों से घर की ओर चल दिया। घर का दरवाजा खोलते ही उसने देखा सावित्री चूल्हे के पास बैठी है। वह अभी भी उसी पुरानी फटी हुई साड़ी में है। धुआं उसकी आंखों में चुभ रहा है। आर्यन ने धीरे से उसके पास जाकर घुटने टेक दिए। उसने मां के हाथ अपने हाथों में थाम लिए। वे हाथ काम करते करते पत्थर जैसे सख्त हो चुके थे। आर्यन ने उन हाथों को अपनी आंखों से लगा लिया। अचानक उसके गले से एक सिसकी निकली। वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपनी सैलरी के पैसे मां की गोद में रख दिए, लेकिन उसकी नजरें उन सख्त हाथों पर ही टिकी रहीं। उसने मां के चेहरे की झुर्रियों को देखा। उसने मां के हाथों को अपने गालों पर दबा लिया। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस उसकी आंखों से
आंसू गिरकर मां के उन खुरदरे हाथों पर बिखर रहे थे। आर्यन ने अपनी सिसकियों को थामते हुए मां की आंखों में देखा। उसने कांपती आवाज में कहा, मां, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है और शोहरत है, लेकिन आज भी मुझे उस आधी रोटी का स्वाद याद है जो तुमने खुद भूखे रहकर मुझे खिलाई थी। वही रोटी मेरी सबसे बड़ी ताकत बनी। सावित्री ने